So we'll start with फ्रिक्शन, राइट। नया टॉपिक ले लेते हैं, फ्रिक्शन। बच्चे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। मान लो मेरे पास एक ये फ्लोर हो गया हमारा, हमने एक ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक कैसे है? रेस्ट में है। रेस्ट में है मीन्स इक्विलिब्रियम में है, ओके। और ये एक्सीलरेट हो नहीं रहा, अपने आप जा नहीं रहा कहीं। इन प्रैक्टिकली सपोज देखा जाए, इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये आगे मूव नहीं करेगा। एम आई राइट? आगे मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर है। मैं एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा, इसमें थोड़ा सा फोर्स दे रहा हूं, देखो फोर्स दे रहा हूं, खींच रहा हूं, बट इट डजंट मूव। गेटिंग माय पॉइंट? मूव नहीं कर रहा मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं किया। कहां पे फोर्स लग सकता है? और कहीं इधर से तो हमने कहीं नहीं लगाया। एक जगह में ग्राउंड के साथ ये टच में है, डेफिनेटली ग्राउंड इसको जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया, ग्राउंड उतना ही फोर्स है पीछे की तरफ अप्लाई कर दिया, सो दैट्स व्हाई टोटल फोर्स बिकम्स 0। फिर सेम सिचुएशन हम देखें, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाता हूं, फिर भी ये आगे शिफ्ट नहीं हुआ। देख रहे हो ना? फिर भी ये आगे शिफ्ट नहीं हो रहा। और थोड़ा सा बढ़ाया, फिर भी आगे शिफ्ट नहीं हुआ। फिर और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, फिर आगे शिफ्ट नहीं हुआ। फिर और थोड़ा सा बढ़ाऊं आगे, फिर देखो अब थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट होने लग गया, थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट होने लग गया। ये जिस केस में ये जस्ट आपका जस्ट आगे शिफ्ट करना शुरू करेगा, देख रहे हो ना? ये अब जा नहीं रहा था, बट अच्छा इधर उधर रहा था क्या? ये अब थोड़ा अप्लाई किया, देखो थोड़ा सा अप्लाई किया, जा नहीं रहा। और थोड़ा सा अप्लाई करूं, फिर नहीं जा रहा। और थोड़ा सा अप्लाई करूं, जा नहीं रहा। और थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करूंगा तब जाके ये मूव करेगा। आई मीन टू से, इफ आई विल इंक्रीज द फोर्स अगेन, ये इट डजंट मूव। सो डेफिनेटली ये ग्राउंड इसके ऊपर और एक फोर्स डेवलप कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स में दे रहा हूं उसके बराबर है। ये मैं ले लेता हूं अप्लाइड फोर्स। ग्राउंड इस बॉडी के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स डेवलप कर रहा है, इसका मैं नाम दे देता हूं फ्रिक्शनल फोर्स, एफ। ये हो गया अप्लाइड फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? राइट साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड फोर्स। इफ आई विल ड्रॉ ए ग्राफ, ये अप्लाइड फोर्स, एक्स एक्सिस में ले लेता हूं मैं अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस में ले लेता हूं जो अपोजिंग फोर्स डेवलप कर रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? ये फ्लोर डेवलप कर रहा है ऑन द बॉडी। एम आई राइट? कहां पे? इसी सरफेस पे। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। फोर्स जब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मान लो मैं फोर्स अप्लाई नहीं किया था, तो ये वाला फोर्स अपना आप नहीं होगा। ये कब होगा? जब इधर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये आगे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, तो उसको अपोज करके यहाँ पे एक फोर्स खड़ा हो जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं जा रहा। मीन्स अप्लाइड फोर्स सपोज थोड़ा सा हो जाए, जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा उतना ही फोर्स अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट की जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ऑब्जेक्ट के स्लाइडिंग का टेंडेंसी, मूव करने का टेंडेंसी डेवलप होगा, और उस जगह में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। सो अप्लाइड फोर्स और अपोजिंग फोर्स ये दोनों बराबर हो गए। सो ये पॉइंट ग्राफ में यहां पे आ गया, इट इज द ग्राफ। फिर अप्लाइड फोर्स और थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने देखा जैसे ही अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया
फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया, फिर भी मूव नहीं किया, ये पॉइंट आया। मीन्स ये सारे पॉइंट को मैं जब अप्लाइड फोर्स जीरो तो ये वाला फोर्स भी जीरो, जब अप्लाइड फोर्स यहां पे लिया अपोजिंग फोर्स यहां तक आ गया, जब अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया अपोजिंग फोर्स और बढ़ गया। ऐसे करते करते इफ आई ड्रॉ द ग्राफ आई गेट ए स्ट्रेट लाइन, आई गेट ए स्ट्रेट लाइन। बट ऐसे अप्लाइड फोर्स भी मैं बढ़ा रहा हूं, अपोजिंग फोर्स, ये जो अपोजिंग फोर्स है इस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ये बढ़ा। बट एक स्टेज आके पहुंचा, जैसे मैं अभी फोर्स अप्लाई कर रहा था ये जा नहीं रहा था, और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स ये जा नहीं रहा था, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो ये जाना शुरू कर देगा। एक कंडीशन आके पहुंचेगा जब ये फ्रिक्शनल ये अपोजिंग फोर्स और नहीं बढ़ पाएगा, एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, एक लिमिट मैक्सिमम लिमिट तक ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है और उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, ये यहीं पर आके रुक जाता है। उसके बाद सपोज अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, ये स्लिप कर जाएगा। ओके, बट स्लिप कर जाएगा, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे जितना बढ़ के रुक गया था वहीं पे रुक जाएगा। एग्जैक्टली रुकता नहीं है, थोड़ी सी कम हो जाता है, थोड़ी सी माइनर सी कम हो जाता है, माइनर सी कम हो जाता है, लगभग रुक जाता है कह सकते हैं। बट फ्रिक्शनल फोर्स उसके बाद माइनर सी कम हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा कांस्टेंट। उसके बाद आप फोर्स अप्लाई करते हो, ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये स्लाइड करके आगे जाएगा या एक्सेलरेशन होगा। Am I right? So यहां पे ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये कब डेवलप हो रहा है? When two surfaces, ये वाला बॉडी का सरफेस, ये वाला बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में है, देन फ्रिक्शन क्या है? When two surfaces are at contact and contact try to move relatively, or moving relatively। ट्राई टू मूव रिलेटिवली मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब भी फ्रिक्शन होता है, मूव करने के बाद भी होगा। समझ में आ गया? और मूविंग रिलेटिवली एन opposing force acts along the surface okay, this opposing force is called फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। आइदर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, अब देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये कोशिश कर रहे हैं बट जा नहीं रहा, इसका मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में ये सपोज रेस्ट में है, ये आगे जाना चाहता है तो इसको अपोज कर रहा है। रिलेटिवली देखा जाए ये पीछे जाना चाहता है, इसको आगे खींच रहा है। Am I right? तो ये एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है which doesn't allow the motion, या if they are moving it is opposing the motion। Am I right? It is opposing। means frictional force कैसे होगा? जब they are trying to move they are opposing to move, if they are moving they are opposing to their motion। Am I right? means when two surfaces at contact are trying to move relatively, an opposing force acts which prevents them to move relatively, and as well as if they are moving then the frictional force opposes the motion। Am I right? मान लो मैं ये एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ईंट पड़ा है, ईंट के ऊपर मैं किक मार दिया, ईंट आपका घिसक के जाके कुछ डिस्टेंस के बाद जाके
रुक जाएगा। कौन रुका उसको? कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ये मूव कर रहा था, यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ। समझ में आ रहा है? एंड ये जो अपोजिंग फोर्स है, दैट अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन। और यहां तक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, एम आई राइट? रेस्ट में है ना, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। सो इसको कहते हैं, ये जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बॉडीज ट्राइंग टू मूव रिलेटिवली बट इन contact, am I right? They are not moving, उनकी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू मूव बट डजंट मूव। इन दैट केस ये रेस्ट में होते हैं बॉडी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मूव कर गया बॉडी, ये जो फ्रिक्शन होगा इसको हम कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन, और कई बार इसका नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, समझ में आया बच्चे? समझ में आया ना? ये फ्रिक्शन का कारण क्या हो, समझ में आया? फ्रिक्शन क्या होता है? कब होगा फ्रिक्शन? जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करने को कोशिश कर रहे हैं बट रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा, तो उस केस में एक अपोजिंग फोर्स होता है, दोनों का रिलेटिव मोशन को जो को अपोज कर रहा है, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर मूविंग रिलेटिवली, देखो रबिंग हो रहा ना, आप करके देखो, अब ऐसे ऐसे करो, देखो गर्म हो रहा है, करके देखो, ताता है, करके देखो, है ना, गर्म हो रहा है। इन दोनों के बीच में, ये हथेली के बीच में अभी जो फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो रहा है, एम आई राइट? ऐसे करके देखो, बहुत तेज गर्म हो जाता है, ठीक है ना? नहीं तो काम करना, घर के फ्लोर पे हाथ रगड़ना, दीवार पे हाथ रगड़ना, आपको पता लग जाएगा फ्रिक्शन क्या होता है, हैं? हाँ होता है, दैट इज फ्रिक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आप देखे हो दीवार पे सीमेंट, रेत और सीमेंट लगाने के बाद कैसे, मतलब है तो स्मूथ, उसमें लगा रखे हैं ये क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं उसको, लोहे का, नहीं, वो जो जिसमें फैलाते हैं, करनी है, करनी में इसको प्लेन कर रखे हैं। आप ऐसे देखोगे तो प्लेन दिखेगा, बट थोड़ी सी नजदीक जाके देखो, रेत 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 के बीच में गैप होता है। एकदम थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे तो छे 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 छे, आप ये कैमरा में लेके क्लोज लेके फोटो उठाओगे तो आपको छे 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 सा लगेगा, am I right? So then comes the cause of friction. फ्रिक्शन का कॉज क्या है? बेसिकली इट इज ओल्ड व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू, और आई कैन से इट इज कॉल्ड क्लासिकल व्यू। इट इज कॉल्ड क्लासिकल व्यू इन जनरल। अब देखे हो बच्चे, मान लो हमारा टेबल खुरदरा हो गया, हम रंदा लगाते हैं, रंदा पता है ना, लकड़ी को प्लेन करने के लिए, है ना, पॉलिश कर देते हैं, स्मूथ हो जाता है। इसके पॉलिश करने से स्मूथ हो जाएगा। मान लो पॉलिश करने से पहले कैसे था ये टेबल, देखो पॉलिश करने से पहले देखो ये पॉलिश नहीं है, हाथ लगा के देखो, यू विल फाइंड सम रफनेस। सो कॉज क्या है? कॉज इज रफनेस। रफनेस between the surfaces। रफनेस होने से क्या होगा? मान लो मैं माइक्रोस्कोप में लेके दोनों सरफेस, ये वाला ब्लॉक और ये टेबल, इन दोनों का सरफेस को मैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करूं, आई विल फाइंड ए लॉट ऑफ रफनेस इज देयर, है ना? बड़े बड़े, मतलब आपको लगेगा यार खुरदुरा खुरदुरा है। ये जो खुरदुरा खुरदुरा की बात कर रहे हैं, दीज आर द रफनेस, एम आई राइट? माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपका सरफेस ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, एम आई राइट? है तो प्लेन, ऐसे कर देंगे तो प्लेन दिखेगा, बट दिस टाइप रफनेस इज देयर। मैं और थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दूं, और थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली बड़ा कर दूं, तो आई विल फाइंड दिस टाइप ऑफ माउंट्स आर अवेलेबल,
दीज आर माउंट्स एंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस टाइप का खुरदरा खुरदरा होगा। इसके ऊपर और एक सरफेस आ जाए, मान लो और एक सरफेस, जो सरफेस है ये और एक सरफेस है, ये और एक सरफेस है। अब मान लो ऊपर वाला सरफेस इस सरफेस को टच कर रहा है और आगे मूव करने को कोशिश कर रहा है, क्या होगा? इस जगह में अकड़ जाएगा, इस जगह में भी अकड़ जाएगा। अकड़ने का मतलब क्या है? आप ये रफनेस देख सकते हो, ये वाला रफनेस देख सकते हो, ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा। Am I right? इंटरलॉकिंग हो गया। इंटरलॉकिंग हो गया तो क्या होगा? आप देखो बोल्ट में कैसे करते हैं बच्चे, बोल्ट में ऐसे गरारी टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे हैं। अब ये गरारी क्या करते हैं, छोटा सा ड्रिल करके और ये बोल्ट को टाइट कर देते हैं। वो गरारी जो है इस टाइप का होता है, वो फ्रिक्शन का काम करता है। फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, गरारी ज्यादा बढ़ा दिए तो फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। देन व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इंटरलॉकिंग बिटवीन द एडजेसेंट surfaces. Getting my point? Interlocking between the roughness of the interconnecting surfaces. समझ में आ गया? Joining surfaces. So cause of friction क्या है? There are, first cause roughness between the surface. The surfaces get interlocked when they come very close to each other. जब ये दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे, ये दोनों सरफेस आपस में इंटरलॉक कर जाए। क्लोज आना जरूरी है, ऐसे ना हो कि ये ऊपर पड़ा है, ये इनके बीच में गैप है, वो इंटरलॉक करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। इंटरलॉकिंग के लिए दोनों का माउंट और जो वैली ये आपस में ऐसे आना चाहिए। नहीं गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा आएगा तब तो इंटरलॉक होगा, ठीक है ना बच्चे? इंटरलॉक तो तब होगा तब जब व्हेन टू सरफेसेस आर वेरी क्लोज एंड ब्रॉट क्लोजर, इंटरलॉकिंग इंक्रीजेस, तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा कौन सा? ओल्ड व्यू, क्लासिकल व्यू। बट कई बार आप देखे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं, कोई भी सरफेस जो है प्लेन है ना, सॉरी रफ है, आप सैंड पेपर देखे हो? देखे हो रेत वाले पेपर? तो रेत वाला पेपर नंबर में आता है 60 नंबर, 120 नंबर, 220 नंबर। ये जो ज्यादा नंबर बढ़ेगा तो उसके शार्प पतले हो जाएंगे, वैसे ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। कम नंबर वाला लोगे तो मोटे मोटे लगे होंगे। आप सैंड पेपर को लेके किसी एक तो लकड़ी के ऊपर रगड़ो, कौन सा हायर नंबर वाला जिसमें फाइन है, धीरे धीरे सरफेस आपका क्या चमक जाएगा। अब जब रफ था तब हाथ मूव करवाने में दिक्कत हो रहा था, एक बार पॉलिश कर दो हाथ आपका स्मूथ हो जाएगा, आराम से स्मूथली आप मूव, उसमें आपको लगेगा यार क्या स्मूथ सरफेस है। बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा तो फिर दोबारा हाथ चलाने में फिर दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल मिरर, कैसे मिरर का सरफेस कैसे है? पूरा चमकीला है, ये ऑलमोस्ट मिरर जैसे ही है, स्मूथ है, ये स्मूथ है। Am I right? आप मिरर के ऊपर एक काम करना और एक ग्लास ले लेना, एक बड़ा सा ग्लास प्लेट ले लो, उसको अच्छी तरह सॉरी उसमें थोड़ी सी पाउडर फेंक दो और एक ग्लास का प्लेट लो, उसके ऊपर रखो और ग्लास का प्लेट को आगे करो, चक्कर करके आगे निकल जाएगा, जैसे कैरम बोर्ड में होता है। जैसे कैरम बोर्ड में होता है, आपने क्या डाला? थोड़ा सा पाउडर, उस पाउडर क्या है? फाइन डस्ट तो है, तो ये कम होगा। फिर आप अच्छी तरह साफ कर लेना, दोनों ग्लास सरफेस को साफ कर लेना और ग्लास को उसके ऊपर रख देना, ये मूव नहीं करेगा। मैं सब आप एक काम कर सकते हो, आज कहीं ग्लास का फटा हुआ, जैसे आपका घरों में फोटो फ्रेम टूट जाए, उसमें से एक ग्लास का टुकड़ा उठाओ, ध्यान से उठाना, हाथ कट ना जाए। तो आपको मिरर के ऊपर अच्छी तरह साफ करो, मिरर को भी साफ करो, ग्लास का टुकड़ा को यहाँ पे रखो और ग्लास का टुकड़ा को ऐसे दबा के आगे करना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कौन ओपोज किया? वहां पे भी फ्रिक्शन आ गया। इसका मतलब हम जो कॉज ये दे रहे थे फ्रिक्शन, ये एक्चुअल कॉज
नहीं है, कोई और कॉज है, कोई और कॉज है, एक मिनट, कोई और कॉज है। ये और कॉज क्या है? जब दो सरफेस आपका क्लोज में आते हैं, एक सरफेस का मॉलिक्यूल्स और दूसरे सरफेस का मॉलिक्यूल्स का ज्यादा क्लोजनेस होगा तो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एडेशन। क्या कहते हैं? एडेशन। अपना आप एडहेयर करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। कैसे? बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट होता है। बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो दैट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इन नेचर। उनमें इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी है, उसके वजह से उनकी इस जगह में क्लोजनेस आने से इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप होता है। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। मीन्स व्हेन मॉडर्न व्यू, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न व्यू। अच्छा, क्लिप तो नहीं लिया? नहीं लिया, देख लेना है। अभी तो ले लो, अभी ले लो। कोई बात नहीं, ले लो, देख लेगा, देख लेगा, नहीं तो कॉपी से क्लिप भेज देना। मॉडर्न व्यू, मॉडर्न व्यू। When two surfaces, two surfaces are very close to each other means more is the closeness, more will be the friction. When two surfaces are very close to each other, the molecules molecules of both surfaces create bond, just like वेल्डिंग। जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, ऐसे, जस्ट लाइक कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, दिस इज द रियल कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके। अब ये जो इसका मैं जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, टू सरफेसेस, टू रफ सरफेसेस, रफ surfaces when polished friction is found to decrease. Okay, when excessively polished, the friction again found to increase. Why? लिख सकते हो? लिख सकते हो? देखो, जब रफ थे इंटरलॉकिंग बढ़िया था, जैसे पॉलिश कर दिए इंटरलॉकिंग टूट गया तो फ्रिक्शन कम हो गया। बस एक्सेसिव पॉलिश कर दिए तो दोनों सरफेस ज्यादा क्लोजनेस में आ गए। सो अगेन फ्रिक्शन, क्लोजनेस में आ गए तो बॉन्डिंग, ये जो कोल्ड बॉन्ड ये क्रिएट हो गया, एंड दैट कोल्ड बॉन्ड नाउ कॉज द फ्रिक्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये फ्रिक्शन का मॉडर्न व्यू है। लो क्लिप ले लो।
ओके, ये फ्रिक्शन का हमारा मॉडर्न व्यू है। फिर देर आर सम लॉज गवर्निंग द फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, पहले किस किस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन व्हिच, फैक्टर्स ऑन व्हिच फ्रिक्शन डिपेंड्स, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट फैक्टर रफनेस, पहले हो गया ये नेचर, नेचर एंड टाइप ऑफ सरफेस, नेचर एंड टाइप ऑफ द सरफेस, उसमें इवन इवन मटेरियल, मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, एम आई राइट? सेकेंड वन क्या है? अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, क्लोजनेस, क्लोजनेस बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द सरफेसेस। दो सरफेस कितना क्लोज है? यही है, नेचर वेचर में इंटरलॉकिंग तो हो रहा है, नेचर की वजह से तो हो रहा है इंटरलॉकिंग, और क्लोजनेस बिटवीन द सरफेसेस। ओके, क्लोजनेस कैसे बढ़ेगा? अब ये देखो, ये सरफेस इधर ना होके सपोज इधर होता, क्या घंटा फर्क पड़ता? जब टच ही नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन कहां से आएगा? टच करते हैं तो क्लोजनेस जितना बढ़ेगा, मान लो ये सरफेस को मैंने दबा दूं तो इंटरलॉकिंग का अमाउंट बढ़ जाएगा। एक्चुअली इंटरलॉकिंग तो आपका रफ कॉज है, ये असली कॉज आपका क्लोजनेस है। जितना मैं प्रेस करूंगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्लोजनेस उतना ज्यादा हो जाएगा और इंटरलॉकिंग इतना ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा। मान लो ये दो, ये रफ है, ये रफ है, ये देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, क्या फ्रिक्शन हो रहा है? ले, मैं करता जाऊंगा, ले कितना करना है, कुछ नहीं हो रहा, फिर कहूंगा मेरा हाथ गर्म नहीं हो रहा है। अब मैंने करा नजदीक, अब फ्रिक्शन है, बट फिर अब ये इंटरलॉकिंग फंसा दिया, अब मैं फिर आगे पीछे कर रहा हूं, अब ये जब तक इंटरलॉक टूटेगा नहीं, ये जाएगा नहीं। अब मैं इसको और प्रेस कर दिया और आगे प्रेस करके स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? आप दोनों हाथ को ऐसे करो, यू विल गेट वेरी लेस फ्रिक्शन। थोड़ा सा दबाओ, यू विल फाइंड मोर फ्रिक्शन। और प्रेस करो, यू विल फाइंड वेरी हाई फ्रिक्शन। देखो करके देखो, सब देखो करके, डू इट, डू इट। थोड़ा सा करो, कुछ नहीं, और थोड़ा सा प्रेस करके करो, डिफिकल्ट। ऐसे दबाना थोड़ी ना है, चलाना होता है ऐसे, है हाँ, है ना फ्रिक्शन? जितना प्रेस करोगे इतना ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है, जितना ये देखो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मैं अभी सपोज फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दोनों सरफेस आपका कांटेक्ट में है, ये वाला फ्रिक्शन का वैल्यू तो फिक्स नहीं है। क्यों? ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो ये वाला फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रिक्शन चेंजेस विथ ये अप्लाइड फोर्स। अब कौन सा फोर्स बढ़ गया प्रेस करने से? ये वाला फोर्स बढ़ गया। मतलब ये ग्राफ मतलब प्रेसिंग फोर्स कम होगा तो ये ग्राफ यहीं पे रुक जाएगा, प्रेसिंग फोर्स ज्यादा कर दिए तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा, और ज्यादा प्रेस कर दिए तो ये ग्राफ ऐसे सीधा बढ़ते बढ़ते यहां तक चला जाएगा। इससे पहले तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर थे, है ना? सो when two objects are at rest, two surfaces are at rest and trying to move, then the friction is, so note करना, when two surfaces are at rest, and trying to
to move. I mean to say this is static friction. Two surfaces in contact are at rest and trying to move. It is called static friction, and this static friction is static friction. This friction, in this case friction या फ्रिक्शनल फोर्स, कई बार हम इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स समझ में आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स ये दोनों बराबर हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. तो मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, अप्लाइड फोर्स सपोज 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 है. अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन है. अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 न्यूटन है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन. अब अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है. अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 100 न्यूटन है. बट ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा या कर लिया, when two surfaces at contact are moving relatively, that then the opposing force on each surface are same, are equal and opposite. इतना ना लिखो. Opposing, then the opposing force on each surface is constant, and opposite to the direction of the motion of the surface. Am I right? समझ में आ गया? और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. क्यों? ये तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है. ये वाला सरफेस ए बी के ऊपर लगा रहा है, बी ए के ऊपर लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. समझ में आ गया? एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स. सो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा क्या क्या था बच्चे? कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा क्या क्या था? नॉर्मल फोर्स था. अब और एक फोर्स आ गया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. दैट इज एडिशनल कॉन्टैक्ट फोर्स. So frictional force is a contact force. It is always parallel to the surface. Okay? इट इज ऑलवेज, इसमें सारे इंक्लूड कर दिया. फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज ये कॉन्टैक्ट की वजह से जनरेट हुआ, एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस. नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. समझ में आ गया? नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस. ओके, अच्छा, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ आया था, ये हमने क्या लिया था? अप्लाइड फोर्स. ये हमने लिया था फ्रिक्शनल फोर्स. अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर सेम. सो दिस ग्राफ का जो एंगल है 45 डिग्री होगा. एम आई राइट?
तो सेम रहेगा और ये बढ़ता बढ़ता हुआ जाएगा। एंड ये वाला कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते 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 एक लिमिट तक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब बढ़ते 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 जाएगा, फिर कहेगा ना भाई जो करना है कर ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो ये पेन पकड़ रखा है, सी पकड़, ये पेन पकड़ रखा है, मैं खींच रहा हूं, बाद में छोड़ दिया ना, तो उसका फ्रिक्शन एक लिमिट तक आ गया, बढ़ा और बढ़ा नहीं। तो उसने क्या किया, पहले रोक के रखा। देखो ये रफनेस है, अब इसको ऐसे पकड़ लिया तो फ्रिक्शन अच्छी तरह आ गया। अब मैं इसको खींच रहा हूं, उसने पकड़ रखा, फिर बाद में क्या कहा, ले जाओ, और मैं नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फ्रिक्शन हैज गॉट अ अपर लिमिट, एंड दैट फ्रिक्शन, यहाँ पे जो आया, इस फ्रिक्शन को कैपिटल एफ ले लेता हूं। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम वैल्यू आपका एक फिक्स वैल्यू होगा। उसके बाद ये इसका हाथ से पेन फिसल गया, इसका मतलब रिलेटिव मोशन है, उसके फिंगर्स और पेन के बीच में एक रिलेटिव मोशन एस्टेब्लिश हो गया है, राइट? अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, अभी रिलेटिव मोशन हो रहा है, पेन के रेस्पेक्ट में हाथ पीछे जा रहा है, हाथ के रेस्पेक्ट में पेन आगे जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब जैसे रिलेटिव मोशन होगा, थोड़ी सी जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम था, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, माइनर सी कम हो जाता है प्रैक्टिकली। कई बार हम मानते नहीं है कि कम हो गया, बट होता है माइनर से कम। अब जैसे माइनर से कम क्यों होता है, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो फ्लोर पे एक बोरी पड़ा है, अब बोरी को थोड़ा सा धक्का दो, जाएगा नहीं, और थोड़ा सा धक्का दो, बड़ा सा बोरी पड़ी है, इसमें मतलब ये मान लो अनाज भरा हुआ है। अब और थोड़ा सा प्रेस करो, फिर नहीं जाएगा, और थोड़ा सा प्रेस करो, धक्का दो, फिर नहीं जाएगा, और धक्का दो, नहीं जाएगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा धक्का दो, जैसे ही चल पड़ेगा, आपको जितना डिफिकल्ट हो रहा था जस्ट चलाने में, आपको वो डिफिकल्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी। एम आई राइट? थोड़ी सी जैसे ही चल पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आराम हो जाएगा। आप करके देख लेना घर पे, कोई भी मतलब चीजें, सपोज बड़ा सा चीज पड़ी है, ऐसे खींचो आप, कोई दिक्कत नहीं, खींचो। जब शुरुआत में खींचोगे, मान लो आप घर में सोफा पड़ा है, हेवी सोफा, अब थोड़ा सा खींचो, इट्स डिफिकल्ट, बट जैसे ही चल पड़ेगा, थोड़ा सा माइनर सा आपको आराम सा लगेगा। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है। अब थोड़ी सी कम हो गया तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। एम आई राइट? काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन, ये थोड़ा सा कम होने का कारण क्या होगा, क्या हो सकता है? मान लो मैं एक प्लेट में, ठीक है, टॉफी लिया 10-20, फिर इसके पास लेके जाऊंगा, बहुत सारे टॉफी रखा, इसके पास लेके जाऊंगा, फिर उसके पास लेके जाऊंगा, सबके पास एक एक ऐसे दिखा दिखा के लेके जाऊंगा, ये लो टॉफी। तूने हाथ डाला, जितना आया, जिसका जितना मौका मिला ले लिया। फिर दोबारा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, देख इधर, दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उस कटोरी में उतने सारे टॉफी लिया और ऐसे लेके गया, ये ले टॉफी, 2 सेकंड के अंदर अंदर सबके पास दिखा के मैं वापस ले आया, कोई टॉफी पकड़ ही नहीं पाया, हाथ लगते ही हाथ से छूट जाए। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो क्यों टॉफी उठा नहीं पाए भाई? थोड़ा सा टाइम डिले होगा तो मतलब लगेगा ना। अब ऐसे होता है, जैसे ही मूव करना शुरू हो गया, probability of getting interlocking slightly reduces। इंटरलॉकिंग थोड़ी, भाई ये इधर लॉक होता है, इधर लॉक होगा, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, वो तो माप तोल के थोड़ी ना गड्ढा बनाया हुआ है कि भाई जाके यहीं पे चिपक गया तो बोल्ट करके टाइट कर दो, ऐसे तो नहीं है ना।
ये मूव कर रहे हैं। अब हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस इज डिक्रीज्ड, सो दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइटली रिड्यूसेस है। वो तो लगता है, वो तो कहां जाएगा। नहीं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये हो गया मैक्सिमम। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन is slightly less than maximum static friction या limiting friction। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ले क्लिप ले। जल्दी, ठीक है बच्चे। बस एक फोर्स और इंट्रोड्यूस हो गया, उससे आगे वही काम करनी है, लॉज ऑफ मोशन वाली, है ना। खाली एक फोर्स और लगानी है, बेसी बात नहीं। अच्छा, फिर हमारे ये देयर आर सम लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। मैं आपको बताऊं, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इधर, ये वाला तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स जीरो हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम लिमिट तक जा रहा है। ये लिमिट किसका ज्यादा है किसका कम है कैसे डिपेंड करेगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन, limiting friction is directly proportional to the normal reaction, normal force। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स तो है। ये कहां से डेवलप होता है? ये प्रेसिंग फोर्स है ना। इसका मतलब आप धीरे से प्रेस करते हो तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा प्रेस करते हो तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेस करते हो तो बहुत ज्यादा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो आई कैन राइट दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन F is directly proportional to normal reaction। Normal reaction is nothing but pressing force, normal reaction, and this implies that F is equal to mu into N। mu is a constant of proportionality, ठीक है। more is the normal force, more is the friction, so mu is equal to F by N। it is called coefficient of friction। इसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। खुरदुरा है, खुरदुरा नहीं है, ठीक है। सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी वैल्यू नॉर्मली जनरली 1 से कम होता है, बट कई बार 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये 1 से कम होता है और कई बार 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बट इन ज्यादा केसेस में 1 से कम मिलती है, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन बाय न्यूटन। किसे किसे क्या हो गया? यूनिटलेस, नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं है। नॉर्मली इट्स वैल्यू इज, generally its value is less than 1, ठीक है।
समटाइम्स में बी मोर देन वन, जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। समटाइम्स, समटाइम्स टाइम्स इट एक्सीड्स वन। ओके, सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है? कई बार म्यू को ऐसे लिखते हैं, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक के केस में, और काइनेटिक के केस में ये जो फोर्स आया, ये जो फ्रिक्शन आया, थोड़ी सी कम होकर आया। तो म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। हाँ, क्या है, क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहे हैं बाबा? क्या बोल बोल, कुछ तो एक्साइटेशन है, बोलना चाहता है, बोल दे। बोल के नक्की कर रहे हो, फिर वो क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है ना उफारा उठ के यहाँ पर अटका पड़ा है, जब तक निकलेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। बोल दे, मैं बंद कर दिया कान, बोल। हैं, तेज मत बोल देना, यूट्यूब में चला जाएगा। सो म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू के इज slightly less than mu s. Is it correct? Is it correct? देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। म्यू तो आपका इसमें लगेगा और ये लिमिटिंग में लगेगा, यहाँ पे तो म्यू लगना ही नहीं है। Am I right? और आपको क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू दी हुई मिलेगी। हाउ टू डिटरमाइन, हाँ वो कोई बात नहीं है, उसको म्यू ऐसे लेके, मैक्स तो है ही, मैक्स में ही लगता है वो, कम में लगता ही नहीं है। ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगता, ये कहां लगता है? सिर्फ मैक्सिमम में लगता है, बीच में लगता ही नहीं है। समझ में आ गया? मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूंगा, ले जब क्वेश्चन करेंगे इसके एग्जाम्पल कर लेंगे। आज वो लड़की नहीं आई, यूट्यूब देख लेगी तो ठीक, नहीं तो दिक्कत। ये गड़बड़ हो गया। ना, शाम को आ जाएगी। हाँ, पढ़ना पड़ जाएगा। नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है, सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। बच्चे, आप एक चीज देखो, ये हमारा एक टेबल सरफेस हो जाए, मैं एक बॉडी इसके ऊपर रखा, एक बॉडी इसके ऊपर रखा, है ना, रखा। मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, देख रहे हो? अब ऐसे करके देख सकते हो। अब जो खींचोगे ना, ये जाएगा नहीं, जैसे चल पड़ेगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मेरे को भी लग रहा है अभी, जैसे झटका लग रहा है। अब ये मैंने खींचा ना, ये ऊपर वाला बॉडी को कौन लेके जा रहा है भाई? हम किस में लगा रहे हैं? तो ऊपर वाला क्यों जा रहा है? ऊपर वाले के ऊपर कौन लगा रहा है? समझ में आ रहा है? यहां पे दो कोई ना कोई प्रेसिंग फोर्स है। प्रेसिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स तो है। इधर देख, आप ये देखो, मैं इसमें फोर्स लगाया, मैं इसमें फोर्स लगाया,
ये क्यों जा रहा है आगे हैं? देन इसके ऊपर ये फ्रिक्शन किस तरफ को है? पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगा, जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगा तब जाके फ्रिक्शनल फोर्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मान लो ये एक चीज है, कहां गया है वो, हाँ ये है, ये बॉडी है, ऐसे है। मान लो इधर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये, अब मैं इसको खींचते ही ये चला जाता आगे, है ना, बट ये इसके साथ लेके जा रहा है ना, ये तो कोई ना कोई तो लेके जाएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगता है। ठीक, आपको डिटरमाइन करनी है द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी। मान लो ये हमारा फ्लोर हो गया, दिस इज ए फ्लोर, फ्रिक्शन कितना होगा क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्शन डिटरमाइन करो। ये एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मेरे को यहां पे दो सरफेस है, इस बॉडी का सरफेस है कि इसकी सरफेस, मैंने इसको खिसका रहा हूं, इसको खिसका रहा हूं। अब मैं खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये खिसक भी गया, देन इसकी फ्री बॉडी ड्रॉ करें। देखो कैसे फ्री बॉडी ड्रॉ करेंगे। ये मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया F, तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स तो है, कौन सा, mg, mg है क्या, mg है, इसका मास सपोज m है, mg है। और एक फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स इसको इधर से अपोजिशन मिलेगी, और यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, समझ में आया, दिस इज द फ्री बॉडी। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, एम आई राइट। अब सपोज एक बॉडी ऐसे मूव करते, अब करते जाए इसके सरफेस की कांटेक्ट, ये टेबल की सरफेस खराब हो जाती है क्या, मिट्टी खराब हो जाएगी, जमीन खराब हो जाएगी, नहीं होगी। मान लो एक ईंट को रख के आप मिट्टी की जमीन के ऊपर मीट रखो, और मीट में एक रस्सी बांध के, सॉरी ईंट रखो, और ईंट को खींचो तो मिट्टी को खुरच देता है। देन ये जो दीवार, ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि दिस इज इक्वल एंड अपोजिट। और जमीन, मान लो मैं ये ईंट को ऐसे खिसक के ले रहा हूं, इस जमीन से मिट्टी जो है थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाता है, क्यों जाएगा, इसको कौन खिसकाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, मिट्टी खुरचते। मान लो मैं ये आपका मिट्टी है, मैं हाथ को ऐसे रखूं, ऐसे कर दूं, इस जमीन का मिट्टी कहां जाएगा, आगे, मतलब ये बॉडी आपका आगे जा रहा है, तो जमीन का मिट्टी आगे जा रहा है, मतलब खुद के ऐसे लेके जा रहा है, तो इसके ऊपर उसको कौन खोद रहा है, ये फ्रिक्शन खोद रहा है। देखो फ्रिक्शन इज इक्वल एंड opposite because same normal reaction and friction is equal and opposite. So ये दोनों force, normal force and frictional force are both called contact force. ये दोनों contact force है, ये contact के वजह से जनरेट होती है, ये contact force है। दूसरी एग्जांपल, ये क्लिप ले लो, कैसे डिटरमाइन करोगे फ्रिक्शन और फ्री बॉडी, ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, बार बार पीछे देख रहा है, जब भवज्ञ क्या है, हैं? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, चलो मैं अभी टेबल की बात नहीं करूंगा, ये एक बॉडी है, नहीं सॉरी टेबल है, एक बॉडी यहां पे रख दी, एक बॉडी यहां पे रख दी, एक बॉडी यहां पे रख दो, ठीक, मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स इस बॉडी के ऊपर,
और ये बॉडी भी साथ साथ जा रहा है, मान लो साथ साथ जा रहा है, जैसे मैंने दिखाया था एग्जाम्पल। तो मेरे को बताओ, ये मान लो M1, ये हो गया M2। M1 का फ्री बॉडी ड्रॉ करो। M1 भी आगे जा रहा है क्या? M1 के ऊपर फोर्स कितना है? एक तो M1G, एक नॉर्मल फोर्स N1। एम आई राइट? अब इसको कौन लेके जा रहा है? आगे की तरफ लेके जा रहा है फ्रिक्शन। समझ में आया? से दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज F1। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शन इसमें आगे की तरफ है? मान लो ये मूव फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ये यहां पे रुक जाता। समझ में आ गया? ये यहां पे रुक जाता, बीच में ये बीच वाला जो है सैंडविच जैसे ये खिसक के आगे निकल जाता। समझ में आ गया? तो इसको आगे लेने वाला कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये लॉजिक लगाना है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। इफ फ्रिक्शन नहीं है देन क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगा हुआ है। ओके, कई बार फ्रिक्शन आगे होता है, कई बार फ्रिक्शन पीछे होता है, डिपेंड करता है। अच्छा, अब बड़े वाला बॉडी पे चलो। बड़े वाला बॉडी के ऊपर छोटे वाला बॉडी, बड़े वाला बॉडी के ऊपर लगाएगा। ये N1 कौन दिया था? बड़े वाला दिया था छोटे वाला को, तो छोटे वाला देगा बड़े वाला को कितना? N1। ये फ्रिक्शन कौन दिया था? बड़े वाला दिया था छोटे वाला को कितना? F1। तो छोटे वाला देगा बड़े वाला को कितना? F1। भाई एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसके मोशन को ये अपोज करेगा, इसके मोशन को ये अपोज करेगा, बट दोनों रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो भी है कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। F1 आ गया। और क्या फोर्स है इसमें? M2G। M2G है, M2G है, नॉर्मल फोर्स है, N2 है। तो ये जब आगे जा रहा है, ये टेबल रेस्ट में है, फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर स्मूथली फिसल फिसल जाता, और टेबल इसको जाने से रोकने को कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो टेबल कितना फोर्स लगाएगा? से दिस इज F2, और इसके ऊपर हमने और एक अप्लाइड फोर्स लगा रखे हैं, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द बॉडीज। देखो कितना फोर्स आ गए, है ना? समझ में आ गया? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज FBD ऑफ बोथ द बॉडीज। ओके, अब यहां का ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है? μN1। जो भी म्यू होगा इन दोनों के सरफेस में, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? इससे कम हो सकता है, कम होने की कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मैक्सिमम एक लिमिट के बाद ये नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? तो यहां इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू μN2। ये प्रेसिंग फोर्स है, ये टेबल और इस ब्लॉक का सरफेस को प्रेस करता है। जितना फोर्स में प्रेस करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू μN2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू μN1। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू μN1। गॉट माय पॉइंट? कर लो क्लिप। कर लिया? मिटाऊं? फ्री बॉडी डायग्राम अभी ड्रॉ कर लोगे? आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा? पक्का? सोनिया बोल नहीं, सोनिया कैसे बोल रही है? अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, it is the angle
made by a resultant contact force, resultant contact force with normal. It is the angle made by the resultant contact force with normal. contact force में कौन कौन आ गए हैं? एक तो नॉर्मल फोर्स, एक है फ्रिक्शन. मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. इस सरफेस के ऊपर, सरफेस इसके ऊपर जो, ये बॉडी के ऊपर जो फोर्स है, एक तो mg, एक नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स इस सरफेस पे लगता है नॉर्मल, कोई बात नहीं, तुम इधर देखो, बच्चा आएंगे. ये नॉर्मल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर रखता है. और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा? सरफेस की पैरेलल, और नॉर्मल फोर्स सरफेस की परपेंडिकुलर. दिस इज नॉर्मल लाइन, एम आई राइट? दिस इज नॉर्मल लाइन. ये फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, एम आई राइट? ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट को हम क्या कहेंगे? रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स, ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ये नॉर्मल लाइन ना, इसके साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. क्या कहते हैं? थीटा. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे. ठीक है? When the friction is at limit, when the friction is at its upper limit means limiting friction. Am I right? Limiting friction. Then टेंजेंट थीटा, अब देखना एक बार, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? ये थीटा है, टेंजेंट थीटा इज दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड. ये साइड आपका कितना है? f बाई n. बट एज इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज म्यू इनटू n डिवाइडेड बाय n. n कट गया, सो दैट इज इक्वल टू म्यू. एम आई राइट? ठीक है? सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब होगा, F इज इक्वल टू म्यू एन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देन इन दैट केस टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू म्यू, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? टेंजेंट इनवर्स म्यू. ओके, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू करो, मीन्स दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. Tangent of the angle of friction will be mu when frictional force is at its upper limit. Okay? लो क्लिप लो. चलो आज इतना करेंगे.